हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जो कि खुलने जा रहा है 18 तारीख को। और आईपीओ है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आइए इस पे एक रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। शुड वी अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और शुड वी स्टे अवे फ्रॉम दिस आईपीओ? लेट अस लुक एट द रिसर्च एंड एनालिसिस। We'll be again looking at the 5 P's of the IRFC: the promoters, the products, the performance, the peer performance, and the prospects. So first, let us look at the promoters. As we know, it is a public sector enterprise and it's wholly owned by the Government of India. This company was incorporated in 1986. It is registered with the RBI as NBFC, Non-Banking Financial Corporation, और ये क्लासिफाई होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की तरह। और इसके प्रोडक्ट्स जो कि इसकी सर्विसेज हैं, बेसिकली ये फाइनेंस करते हैं रोलिंग स्टॉक एसेट्स को इंडियन रेलवेज के लिए, जिसमें लोकोमोटिव्स, कोचेस, वैगन्स, फ्लैट्स, ईएमयूज, सो मेनी प्रोडक्ट्स विच रेलवे यूजेस। पार्ट ऑफ दिस फाइनेंसिंग इज डन बाय आईआरएफसी। और लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड नेशनल प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको कि कलेक्टिवली प्रोजेक्ट्स एसेट्स कहा जाता है। और दे आर ऑल्सो लेडिंग टू अदर एंटिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि अदर एंटिटीज हैं रेलवे मिनिस्ट्री की, उसको भी ये लैंडिंग करते हैं। ये इनकी सर्विसेज का एक हिस्सा है। यहां पे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन रोलिंग स्टॉक्स, लोकोमोटिव्स, ईएमयूज, डीजल लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। जब रेलवे इनको परचेज करती है तो इनकी फाइनेंसिंग, पार्ट फाइनेंसिंग इज डन बाय आईआरएफसी। जो इनका लीजिंग मॉडल है, ये बेसिकली इस टाइप का है कि इट इज फॉलोइंग अ फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल फॉर फाइनेंसिंग द रोलिंग स्टॉक एसेट्स। और जो लीज का पीरियड है वो 30 इयर्स का है। और 30 इयर्स में फर्स्ट 15 इयर्स इज द प्राइमरी पीरियड, सेकंड 15 इयर्स इज द सेकेंडरी पीरियड, द लास्ट 15 इयर्स इज द सेकेंडरी पीरियड। और इसमें फर्स्ट 15 इयर्स में जो फोकस रहता है वो प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करने में, अलॉन्ग विथ वेटेड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग प्लस ए मार्जिन, तो ये सब रिकवर हो जाता है। और लास्ट 15 ईयर जो सेकेंडरी पीरियड है उसमें इनका जो फोकस रहता है वो रेवेन्यू पे होता है, और ये एक नॉमिनल कॉस्ट पे देन दी प्रोडक्ट्स आर डाइवर्स्टेड टू इंडियन रेलवेज। इनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो सबसे पहले हम एसेट्स की चर्चा करते हैं। तो अगर हम लगातार देखें तो मार्च 18 से, मतलब ईयर एंडिंग मार्च 18 से लेकर सितंबर 20 जो अभी सेकंड हाफ गया है, लगातार इनके एसेट्स बढ़े हैं। 1,61,000 करोड़ से बढ़कर 2,91,000, 2,92,000 करोड़ के आसपास इनके एसेट्स हो गए। द एसेट्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 20 to 25%. And if we see at the performance of the last 3 years, from 9,000 crores plus, the turnovers have increased to 13,421, almost again at the rate of 20 to 25%. और इनका प्रॉफिट भी जो 2000 करोड़ था 17-18 में, वो बढ़कर 3,200 के करोड़ के आसपास, 3,192 टू बी वेरी स्पेसिफिक, हो गया है 19-20 में। और अगर हम इसका नेट जो पीएटी है उसका टर्नओवर का परसेंटेज लें तो 21.73 से बढ़कर 23.78, ऑफ कोर्स 18-19 में स्लाइटली कम आया था। तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इनके एसेट्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। तो अभी तक कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और अगर अदर पैरामीटर्स की बात करें तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, इसका ईपीएस लास्ट ईयर के रिजल्ट्स के हिसाब से 3.4 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.57, रीजनेबली गुड, और नेट एसेट वैल्यू 25.5। और जो इश्यू आ रहा है हम देखेंगे लगभग इसी प्राइस पे 25 से 26 रुपए के बीच में। Again, there are no listed companies in India in the same line of business as that of the company. इस लीजिंग लाइन में कोई और ऐसी कंपनी नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री कंपैरिजन इसका पॉसिबल नहीं है। हालांकि रेलवे के अदर जो है कंपनीज वो लिस्टेड हैं मार्केट में, लाइक आईआरसीटीसी, इरकॉन, रेल विकास निगम लिमिटेड, बट देयर बिजनेस मॉडल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस मॉडल ऑफ आईआरएफसी। इसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अगर हम चाहें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि पावर फाइनेंसिंग को असिस्ट करती है, बट देयर ऑल्सो इज डिफरेंस। यहां इनका एक ही कस्टमर है, जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो इसीलिए लाइक टू लाइक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है।
अगर स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स की। तो इनका एक स्ट्रेटेजिक रोल है किसमें, टू फाइनेंस द ग्रोथ ऑफ रेलवेज। और इनकी जो बोरोइंग्स हैं, क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, तो इनकी बोरोइंग्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव रेट पे हैं। और कंसिस्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अभी हमने 3 साल का डेटा देखा, एसेट्स का, टर्नओवर का, प्रॉफिट का, तो कंसिस्टेंट। और सबसे बड़ी जो चीज है कॉस्ट प्लस मॉडल। ये रेलवेज अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करती है। इनकी कॉस्टिंग ऑडिट होती है, उसके ऊपर एक मार्जिन जो है इनको दिया जाता है। तो प्रॉफिट इज ऑलवेज एश्योर्ड, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इनका लगभग 1.5% है, जरूर कम है बट इट इज एश्योर्ड। तो आपकी जो भी कॉस्ट आएगी उसकी ऑडिट होगा, उसके ऊपर आपको एक परसेंटेज मिलेगा। नॉर्मली रेलवे हैज बीन फॉलोइंग दिस मॉडल विद देयर मोनोपोली सप्लायर्स। और इनका इसीलिए क्योंकि कॉस्ट प्लस मॉडल है तो लो रिस्क बिजनेस मॉडल है। इनको जो एंटायर पैसा है गवर्नमेंट से आता है, सॉवरेन गारंटी है, तो इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। और इनकी जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप देखेंगे तो इनके कोई क्रेडिटर्स भी नहीं है अभी। एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट एंड कमिटेड टीम, परफॉर्मेंस से ही दिखता है कि इनकी परफॉर्मेंस लगातार गुड से बेहतर हो रही है। तो जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है कमिटेड है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। अब अगर हम इनकी वीकनेस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, तो जो भी पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी दे विल बी ससेप्टेबल टू इट, और वो चेंजेस इनको अपने कार्यप्रणाली पे लाने पड़ेंगे। और दूसरा, अगर इंडियन रेलवेज अपने बिजनेस में कोई भी कटौती करता है, मॉडर्नाइजेशन में कोई भी कटौती करता है, तो इनके बिजनेस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। या इंडियन रेलवेज डायरेक्ट बोरोइंग शुरू कर देता है, या इंडियन रेलवेज कोई नया एवेन्यू ढूंढता है बोरोइंग की, तब भी इनके बिजनेस पे असर पड़ सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है नियर फ्यूचर में कि इनके बिजनेस पे ऐसा कोई असर करने वाला आने वाला है, क्योंकि रेलवेज एक कंटिन्यूअस मॉडर्नाइजेशन मोड में है, ग्रोथ मोड में है। तो जैसे ग्रोथ होगी तो आईआरएफसीबी की ग्रोथ निश्चित है। अपॉर्चुनिटीज, अभी हमने डिस्कस किया कि रेलवेज अपने मॉडर्नाइजेशन पे बहुत थ्रस्ट दे रहे हैं, तो उनको बहुत पैसे की जरूरत है और गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट शायद इस बजट में ही, जो कि लगभग 1,70,000 करोड़ का डिमांड किया है रेलवेज ने, उतना बजट अवेलेबल नहीं होगा और रेलवे को अपने फाइनेंसेस खुद उपलब्ध कराने पड़ेंगे। तो उनको आईआरएफसी के पास वापस जाना पड़ेगा। और जो रेलवेज का थ्रस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन में, नेटवर्क बढ़ाने में और फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने में, तो जैसे जैसे रेलवेज अपने एक्सपेंशन करेगा, अपने ग्रोथ मॉडल पे काम करेगा, तो आईआरएफसी की ग्रोथ निश्चित होने वाली है। और अगर थ्रेट्स की बात करें तो इनके कैश फ्लोज अभी नियर फ्यूचर में नेगेटिव रहे हैं, मतलब नियर पास्ट में। और अगर ये अपने कैश फ्लोज पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो इनके ऑपरेशंस वायबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो दे विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन द कैश फ्लोज। अब अगर इशू हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं तो मेजर क्या है। 18 तारीख को इशू खुल रहा है, 21 तारीख को बंद होगा। फेस वैल्यू 10 रुपए है। आईपीओ प्राइस लोअर बैंड पे 25 रुपए, हायर बैंड पे 26 रुपए। और मार्केट लॉट 575 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 575, तो लगभग 15,000 का एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा। और बीएसई एनएसई पे दोनों की लिस्टिंग होगी। टोटल इश्यू साइज 4,633 करोड़ के आसपास है, जिसमें से फ्रेश इश्यूज 3,088 करोड़ या 3,089 करोड़ का है। और ऑफर फॉर सेल, जिसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर रही है, वो लगभग 1,545 करोड़ का या 1,544 करोड़ का है। तो ये इशू हाइलाइट्स है। अगर एक मोटे मोटे टाइम टेबल की बात कर लें, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट वी नो, बाकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं जैसे अलॉटमेंट शायद 25 तारीख को हो जाएगा, इसका रिफंड 27 तारीख को आ जाना चाहिए, क्रेडिट 28 तारीख को और लिस्टिंग 29 तारीख को। बट दीज डेट्स आर टू बी फाइनलाइज्ड एज ऑन डेट, दीज आर टेंटेटिव डेट्स। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आफ्टर दिस इश्यू जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो 100% से घटकर 86% रहेगी, लेकिन रहेगा गवर्नमेंट का कंट्रोल ही। तो इनका जो कोटा है वेरियस इन्वेस्टर्स का, क्यूआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स जिसको क्यूआईबीज बोलते हैं, उनका लगभग 50% है टोटल इशू साइज का। और रिटेल इन्वेस्टर्स का 35% है। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का 15% है। अगर जो 15 तारीख को हम देखें तो 31 एंकर इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी 1,390 करोड़ का इसमें कमिटमेंट कर दिया है। तो कंपनी इज द आईपीओ इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल और उम्मीद है कि इट विल बी ओवर सब्सक्राइब्ड। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू क्या है? फर्स्ट इज टू ऑगमेंट कंपनीज इक्विटी
कैपिटल बेस टू मीट बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट, जो कि रेलवे की रिक्वायरमेंट्स है। इक्विटी कैश इनके पास अवेलेबल होगा तो दे विल बी एबल टू मीट मोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेलवेज एंड टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। और अभी इनका बाइफर्केशन आज की डेट में अवेलेबल नहीं है कि कितना कॉर्पोरेट में यूज करेंगे, कितना अपने ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करेंगे। तो इस वीडियो के की टेकअवेज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमने देख लिया कि पिछले 3 साल का डेटा और भी पीछे आप देख सकते हैं। ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट रही है, बढ़ती रही है। हमने इनके बिजनेस मॉडल की बात की, कोई रिस्क ही नहीं है। और जो हमने दूसरी बात करी, कॉस्ट प्लस लीज अरेंजमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जो हमने बताया कि एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका प्रोटेक्टेड है। अनटिल अनलेस रेलवेज इस पॉलिसी को कभी चेंज कर दे तो इनका प्रॉफिट हमेशा गारंटेड रहेगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनके लिए दीपंग की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक गाइडलाइंस है कि 30% ऑफ पीएटी और 5% ऑफ नेटवर्थ, जो भी ज़्यादा है उतना डिविडेंड पे आउट करना ही करना है पब्लिक सेक्टर्स को। तो हमेशा डिविडेंड मिलता ही रहेगा इन्वेस्टर को। और अगर इसकी अपर बैंड ऑफ प्राइस बैंड पे यानी 26 रुपए पे देखें तो आईआरएफसी का स्टॉक सिर्फ 1 टाइम्स द बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू हमने देखी 25.5 थी, तो लगभग ओनली 1 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू। नाउ इस रिसर्च के बेसिस पे एक इन्वेस्टर को क्या करना है? ये अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसमें लगता नहीं है कि कोई ज्यादा स्कोप है, लेकिन चूंकि ये इनकी बिजनेस मॉडल प्रोटेक्टेड है तो लिस्टिंग गेन्स भी, रीजनेबल लिस्टिंग गेन्स 10 से 20% के लिस्टिंग गेन्स भी मिल सकते हैं। और इश्यू साइज बड़ा है तो अलॉटमेंट के चांसेस भी बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये अच्छे रिटर्न्स देने की उम्मीद कर सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लिस्टिंग गेन्स पे देखें, अगर उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस लगा के आगे भी स्टॉक को रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 20 तारीख को एक और इश्यू आने वाला है, जिसको कि हम कवर करेंगे 1-2 दिन में। और उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो चूंकि इसके पैसे अवेलेबल नहीं रहेंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, तो जो इन्वेस्टर्स, यंग इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर्स किसी एक आईपीओ में इस दौरान इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो जो इंडिगो पेंट्स का जो आईपीओ आने वाला है, छोटा आईपीओ है, लेकिन उसमें डेफिनेटली रिटर्न आईआरएफसी से आपको बेहतर मिलेंगे। बट यू हैव टू टेक योर ओन well-informed decision based on the research and analysis what we have presented to you and what we are going to present for the Indigo Paints probably in the next week. Thank you very much, friends, and wishing you a very happy investing and a fruitful investing. Thank you very much.